हेलो 10th क्लास। आपका गद्य खंड में लास्ट चैप्टर संस्कृति, बस ये लास्ट चैप्टर है आपका। फिर कविताएं है, इसके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। ये आपका 70वां चैप्टर है, ठीक है। तो आइए हम लेखक परिचय करते हैं। भदंत आनंद कौशल्यान का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अन्य हिंदी सेवी कौशल्यान जी बौद्ध भिक्षुक थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। जन्म कब हुआ? 1905 में और निधन 1988 में। भदंत आनंद कौशल्यान की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित थे, जिनमें भिक्षुक के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहा क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ भी हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। जातक कथा मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का अनुभव हो गया था। उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, परियाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। वे गांधी जी का जो व्यक्तित्व था, कैसे गांधी जी थे और उनके कार्य करने का जो तरीका था, उनसे ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे। यात्रा वृत्तांत मतलब वो जहाँ जहाँ घूमे उनके बारे में उन्होंने लिखा, वो बहुत ज्यादा फेमस रहे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यान जी ने अनेक उदाहरण देकर ये बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग है। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है, दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। मतलब सभ्यता और संस्कृति को नहीं बांटना चाहिए, और जो लोगों के लिए उपयोगी हो वही सभ्यता और संस्कृति, और जो नहीं हो वो नहीं हो सकती ऐसी सभ्यता और संस्कृति। तो हमारा आज का टॉपिक है संस्कृति। चलिए हम टॉपिक पे बढ़ते आगे। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। मतलब बहुत ज़्यादा ही हमें दिमाग में नहीं बैठते कि भाई सभ्यता क्या है, संस्कृति है क्या है, और वही सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। सभ्यता मतलब जो पहले से चली आ रही वो, और संस्कृति जो हमारे रीति रिवाज परंपरा है, उनको हम ये बोलते हैं। इन दो शब्दों के साथ अब जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक सभ्यता हमारा जीवन, सुखपूर्ण जीवन। आध्यात्मिक मतलब भगवान के साथ जुड़ना। जब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या ये एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तु है? ये दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा कि जब लोगों को पता ही नहीं था कि आग क्या था। पहले आदि मानव क्या करते थे, उनको आग के बारे में जानकारी नहीं थी, वो कच्चा मांस ही खाते थे, ऐसे ही भोजन बनाते। लेकिन फिर किसी दिन दो पत्थर आपस में टकराए और आग पैदा की, तो फिर वो अभी आग के बारे में जानने लगे। तो सोचिए कि जिसने पहली बार वो आग जलाई होगी, वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का भी परिचय नहीं था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर
कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। जैसे सुई का आविष्कार कैसे हुआ होगा, लोहे को थोड़ा आकार दिया होगा, फिर उसमें एक छेद किया होगा, उसमें धागा डालकर 2 कपड़ों को जोड़ा होगा, तो वो सुई का आविष्कार, तो वो भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। इन्हीं 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है कि किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरी चीज है कि आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति, और दूसरा है कि सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज का खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वो अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त होती, क्योंकि हमें जो भी प्राप्त हुआ वो हमारे पूर्वजों ने खोज की है, हमें नया तो कुछ मिला नहीं है। तो वो कैसे हुई, हमें पहले से ही आविष्कृत हुई और वो हमें मिल गई। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। मतलब जिसने भी ये बनाया, जिसने भी अपने बुद्धि चलाई, वही व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अपना आप ही प्राप्त हुई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। तो इसको हम जो हमें पूर्वजों से मिली, वह हमारे पास क्या हो गई, सभ्यता। और जिसने ये बनाया वो क्या होता, संस्कृति। तो अब आपको संस्कृति और सभ्यता समझ में आ गया होगा। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था, क्योंकि उसने क्या की, खोज की। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित, शायद न्यूटन को पता नहीं था। ऐसे होने पर भी आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। भले ही न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के बारे में कम जानता हो और आज का इंसान ज्यादा जानता हो, लेकिन खोज किसने की, न्यूटन ने। इसलिए न्यूटन क्या कहलाए, संस्कृति। और जो न्यूटन से हमें प्राप्त हुआ, और हम क्या कहलाए, सभ्य, यानी कि सभ्यता। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही, कि शायद जब आग का आविष्कार हुआ तो हमारी भूख शायद पहला उदाहरण रही हो, क्योंकि भूख लगी और पका के खाना था, तो आग का आविष्कार हुआ। सुई धागे के आविष्कार में भी शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ हो। शायद सुई धागे का उपयोग भी इसलिए हुआ कि भाई हम अच्छे कपड़े पहने, सर्दी लग रही इसलिए शरीर पर कपड़े होने चाहिए, क्योंकि पहले तो आदि मानव तो पत्तों के कपड़े पहनते थे, इसलिए तो शायद इनका आविष्कार भी इस कारण से हुआ। अब कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। कि देखो भाई, सुई धागों का आविष्कार क्या होगा, उसके तन पे कपड़ा नहीं होगा इसलिए उसका हुआ। आग का क्यों आविष्कार हुआ, क्योंकि भूखा होगा इंसान, खाना खाना होगा, इसलिए पका कर तो आग का हुआ। लेकिन जिसका पेट भी भरा हुआ, जिसके तन पे कपड़ा है, फिर भी वो खुले आकाश के नीचे सोकर सारी रात जागता है, नींद नहीं लेता और सोचता है कि मोतियों से भरा थाल के, मतलब वो देखना चाहता है कि ये सब चीज क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, निठल्ला नहीं बैठ सकता, मतलब वो कुछ न कुछ करता रहेगा, जिसके अंदर संस्कृति है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला, ऋषि मुनियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण प्राप्त किया है। रातों के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। मतलब ऐसा ही ऋषि मुनि या मनीषी बोल सकते, उसने हमें ये ज्ञान दिया। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानपसा मतलब ज्ञान प्राप्त करने की चीज क्या है, ये दोनों ही मानव संस्कृति के माता पिता है।
दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है ना, मतलब कवा छोड़ देता है ना, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत होकर लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने दूसरों का भला सोचा, इसलिए उन्होंने सब ऐसा किया। तो वो सब सभ्य और संस्कृत थे, इसलिए उन्होंने हमारे लिए सभ्यता छोड़ी है पीछे। हमारी समाज में मानव संस्कृति की जो योग्यता आई, वह सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, वह भी है। और जो योग्यता किसी महामानव ने सर्वोच्च त्याग कराती है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, यानी कि हमारे रीति रिवाज, जो परंपराएं चली आ रही, वो सभ्यता है। हमारे गमनागमन के साधन, घूमने वो, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहे या असंस्कृति, मतलब जो साधन हमारे लिए घातक हो, प्राणदायक हो, वो संस्कृति कह सकते हैं कि असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। क्योंकि संस्कृति का मीनिंग क्या है कि भाई सबका कल्याण होना चाहिए, सबका सोच के कुछ चीजें बनी होती है, और जिसमें कल्याण नहीं होगा वो क्या कहलाएगी? असंस्कृति। और ऐसी संस्कृति का अवश्य भाई परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा और कुछ नहीं होगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार, यानी कि पल पल बदलने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठ नहीं सकते। मानव ने जब जब प्रक्रिया और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत हो। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु, मतलब संस्कृति को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकारी की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। क्योंकि संस्कृति का मीनिंग ही क्या है? कल्याण की भावना। तो उसके अंदर भले कितना भी अकल्याणकर भरा हुआ, वो उसका मतलब उससे नहीं है। तो समझ में आया आपको सभ्यता और संस्कृति कैसे कह सकते हैं? संस्कृति मतलब जो हमारे पूर्वजों ने नए नए आविष्कार किए, नई नई चीजें बनाई लोगों के कल्याण के लिए, वह संस्कृति। और जो हमें मिला वो हमारी सभ्यता, यानी कि परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, खान पान के तरीके, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? सभ्यता। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। इसके अभ्यास प्रश्न है, देख लेना एक बार आप। ये शब्द संपदा है, ये समासिक पद आए हुए, देखो गलत शलत, गलत और सलत, महामानव, हिंदू और मुस्लिम, 7 ऋषियों का समूह, आत्मविनाश, पद दलित, पद के लिए दलित, यथोचित आ जाएगा आपको। ये सब आपको करना है, और नहीं आए तो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है? ये देख लीजिए और आपको पूरा करना है। ये आपका गद्य खंड तो पूरा हो गया, कल से हम पद्य खंड पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।